तो बच्चों आपने हमारे पिछली वीडियो में आपने 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमारे टॉप 60 क्वेश्चन चल रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो है आज क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। क्वेश्चन में वहाँ पे अक्षीय स्थिति भी आ सकता है और अनुदैर्ध्य स्थिति भी आ सकता है। स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आसान भाषा में समझेंगे, कैसे समझेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो बिंदु आवेश होते हैं, जिसके दो बिंदु आवेशों पर एक पर माइनस चार्ज माइनस क्यू आवेश और एक पर क्या होता है प्लस क्यू आवेश स्थित होता है। उनके जो बीच की दूरी होती है वो होती है 2L, इसे बोलते हैं अल्प दूरी 2L। अब इस जो ये बना निकाय जो बना है इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसके कारण क्या निकालना है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्या है ये हमारे पास क्या है, ए और बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। जैसा हम चित्र में बनाएंगे ऐसा ही हम लिखेंगे। तो ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हैं। उसके बाद इसके मध्य बिंदु मान लिया O है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर, अक्षीय स्थिति में R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत अक्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। ये हमारे पास ये वो बिंदु है कि जो पूछा है किसी बिंदु, ये बिंदु है हमारे पास जिस पे हमें वैद्युत अक्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ऐसे माध्यम में रखा है, माध्यम में रखा है, जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हैं। ए बी के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से बिंदु P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो दूरी होगी ये क्या है, मध्य बिंदु तो L इधर है और L ही इधर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R है। तो R तो यहाँ से यहाँ तक R होगी और ये क्या होगी L। तो कितना हो गया, माइनस आवेश की दूरी कितनी है, R प्लस L। ये बिंदु P की दूरी कितनी होगी, R प्लस L। उसके बाद प्लस क्यू आवेश से, अब ये तो कितनी है, पूरी R है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगी, तो क्या आ जाएगी, R माइनस L।
तो दूरियां क्या हैं, आर प्लस एल और आर माइनस एल। आप इसे लिख भी सकते हो, आप डायग्राम में दिखा भी सकते हो। उसके बाद अब बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है वो हम मान लेते हैं क्या है, E1 है। तीव्रता क्या है, E1 है। इसके लिए क्या है, तीव्रता E2 है। तो हम ज़्यादा कुछ ना लिखते हुए इतना लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। अब उसके लिए जो फॉर्मूला है किसी बिंदु आवेश के कारण, तो क्या होगा, प्लस क्यू के लिए क्या लिया हमने, प्लस क्यू के लिए लेते हैं E1 और इसके लिए क्या कहते हैं हम E2। तो प्लस क्यू के लिए क्या आ गया, E1 कितना हो गया, E1 1/4πε0 और Q अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर के स्थान पर क्या आएगा, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, मतलब आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर। समीकरण क्या आ गई, फर्स्ट। उसके बाद हमारा जो माइनस क्यू आवेश कारण निकालेंगे इस बार, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता क्या मानी थी हमने, E2। तो क्या लेंगे यहाँ, E2 बराबर 1/4πε0 और K भी साथ साथ लेना है, K। तो कितना होगा, Q अपॉन ये वाला आवेश है, इसके बीच की दूरी कितनी है P से, R प्लस एल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या निकाल लेंगे, परिणामी तीव्रता। क्या आएगा, परिणामी तीव्रता बिंदु P पर, परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब बच्चों ध्यान रखना है, परिणामी तीव्रता अगर आप इन चिन्ह का प्रयोग करोगे, यहाँ पर प्लस के लिए प्लस लिखोगे और माइनस के लिए माइनस लिखोगे, तो आपको ई की वैल्यू क्या करनी है, E बराबर E1 प्लस E2 करना है। अगर आप चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हो तो आपको E1 माइनस E2 करना है। तो ठीक है, उसके बाद परिणामी तीव्रता क्या होगी, E1 माइनस E2। तो E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 K, और क्या है, Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस 1/4πε0 K Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें पूरे में क्या है, कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है इसमें, 1/4πε0 कॉमन है और क्या है, Q भी कॉमन है। तो क्या आएगा, कॉमन कितना आ गया, 1/4πε0 K कॉमन आ गया। तो क्या बचा, Q भी कॉमन है और क्या बचा यहाँ पे बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद 1/4πε0 K, क्यों ऐसे ही। उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे, तो देखो यहाँ नीचे वर्गांतर भी दिख रहा है और उसका स्क्वायर भी है। तो क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का क्या होता है, तो उसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब बाहर माइनस है और माइनस वाला फॉर्मूला, तो इसके चिन्ह साथ साथ बदल दो, माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन कितना है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान से देखा, ये कट गया है, R स्क्वायर कट गया है और एल स्क्वायर कट गया है। उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, 1/4πε0
0 के, और क्या है क्यू भी साथ साथ चल रहा है, तो यहाँ क्या आ गया 2RL ये है, 2RL ये है, कितने आ गया 4RL, और अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसे 1/4πε0। अब जो Q है, Q गुणा, इसे हम 4RL है जो, इसे ऐसे लिखते हैं 2R इंटू 12 लिख सकते हैं, और अपॉन क्या है, क्योंकि 2 दूनी 4 RL ही आएगा ये भी, तो क्या है R² माइनस L² का होल स्क्वायर। उसके बाद 1/4πε0 के, अब Q के साथ क्या रख लेंगे, यहाँ लिखेंगे Q गुणा 12 को Q के साथ रख लो और 2R कर लो अलग, और अपॉन कितना आ जाएगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। और आपने पढ़ा है हमारे कि जो P की वैल्यू होती है वो होती है Q गुणा 12, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है वो क्या है Q गुणा 12। तो जहाँ Q गुणा 12 है वहाँ क्या रख देंगे हम P रख देंगे, तो 1/, तो 1/, कितना आ जाएगा 1/4πε0, यहाँ कितना आ जाएगा P, और इंटू 2R अपॉन R² L² का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, E की वैल्यू चल रही है, यदि R ग्रेटर देन, इतने बार ग्रेटर लगाया कि R ग्रेटर देन क्या है L से इतना बड़ा है R कि L की जो वैल्यू है R के सापेक्ष क्या है 0 है, तो R की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना आएगा E बराबर 1/4πε0 के P गुणा 2R अपॉन, जब 0 हो जाएगी तो यहाँ क्या है, तो 0 हो जाएगा, R² क्या स्क्वायर है, कितना होगा R की पावर 4, एक R से एक R कैंसिल, कितना बचा 3, तो E बराबर क्या है 1/4πε0 के और 2P अपॉन R³। उसके बाद यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तो K बराबर 1 लेना है, तो K का मान यहाँ आ जाएगा 1, तो E का मान क्या आ जाएगा 1/4πε0, K का वैल्यू आएगी 1 और 2P अपॉन R³। तो बच्चों आपके लिए ये फॉर्मूला है जो अक्षीय स्थिति में आपको ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपको यहाँ तक स्टार्ट मतलब करना है तैयारी है। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। या तो वहाँ पेपर में निरक्षीय स्थिति आएगा या आएगा आपके पास अनुदैर्ध्य स्थिति। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी आए तो आपको कैसे तैयार करना है। विद्युत द्विध्रुव है तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, विद्युत द्विध्रुव आपने हमारे पिछले क्वेश्चन में देख लिया है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, 2 बिंदु आवेश होते हैं जिसमें एक -Q आवेश होता है और एक क्या होता है +Q आवेश होता है, और क्या होता है बिंदु मान लिया हमने B है, और बीच की दूरी कितनी होती है उनकी 12 होती है। इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। के कारण निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति तो होती है ऐसे और निरक्षीय स्थिति होती है ऐसे, तो वही लिखना है जो हमने पिछली वीडियो में लिखा है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी पर स्थित हैं। उसके बाद क्या है, AB के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, ये दूरी कितनी है R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत अक्षीय तीव्रता ज्ञात
करनी है। तो कैसे लिखेंगे, डायग्राम बाद में कंप्लीट कर लेंगे हम, थोड़ा पहले लिख लो। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु A पर माइनस Q आवेश तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित हैं। उसके बाद AB के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युतक्षीय तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे लिखेंगे, AB के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने बच्चों आपको पहले बताया था, जब किसी बिंदु अक्षीय में या निरक्षीय में तीव्रता निकालनी होती है किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर हमें क्या पता होनी चाहिए, उन आवेशों से उनके बीच की दूरियां पता होनी चाहिए। तो हमें क्या पता होनी चाहिए, ये दूरी पता होनी चाहिए कि ये दूरी कितनी है, कि ये माइनस Q आवेश से कितनी दूरी पर है और प्लस आवेश से कितनी दूरी पर। उसके बाद इस पर दो घटक कार्य करते हैं। बिंदु P पर क्या होता है, दो घटक कार्य करते हैं। एक तो होता है अक्षैतिज घटक और क्या होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक को करते हैं हम E साइन थीटा से। और जो अक्षैतिज घटक होता है वो होता है E कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, अक्षैतिज घटक। और ये हमारा हो गया जिसकी परिणामी तीव्रता क्या है, E है, तो E कॉस थीटा। उसके बाद क्या करना है, अब डायग्राम से ही देख लो। सबसे पहले हमें दिख रहा होगा कि जो एक त्रिभुज दिख रहा है AOP, त्रिभुज क्या दिख रहा है, AOP। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास ये दूरी भी है, ये L है, ये भी क्या है, L है, तो R भी है हमारे पास लंब। तो हम क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो हम क्या पता लगेगा, इसकी दूरी पता लग जाएगी कि बिंदु माइनस आवेश से P की दूरी कितनी है और प्लस आवेश से P की दूरी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और इसके लिए हमने तीव्रता मान ली है E1 E2 है अलग अलग। उसके बाद क्या होगा, तो लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे इसमें हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे AOP। तो त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AP का स्क्वायर
बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ए पी हमें निकालना है, ए पी हमें निकालना है, तो ए पी का स्क्वायर बराबर ए ओ कितना है हमारे इसमें, ए ओ कितना है एल है और ओ पी कितना है आर है, तो एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ए पी जो है वो कितना आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। तो हमारे पास क्या आ गया, ए पी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो ध्यान से देखना है, जितनी दूरी ये है इतनी दूरी इस साइड है, इसके लिए भी लंबी यही है, इसके लिए भी, तो दूरियाँ क्या होंगी सेम होगी, जितनी दूरी ये होगी इतनी दूरी ये होगी। तो ये क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको डायग्राम में अगर दिखा दिया तो आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा। तो क्या करना है, हम लिखेंगे कि बिंदु जो माइनस क्यू आवेश है उससे दूरी कितनी है यही है, और बिंदु जो प्लस बी है उससे दूरी कितनी है बी की आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट ही है। ठीक है, इसके लिए तीव्रता मान लेते हैं हम क्या है माइनस क्यू आवेश के लिए E1 मान लेंगे तीव्रता, और इसके लिए तीव्रता क्या ले लेंगे E2। और एक बात और ध्यान रखनी है, इस बिंदु P पर दो घटक कार्य करते हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्या करता है अक्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक क्या आता है E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा हो गया। ठीक है, और अक्षैतिज जो घटक है वो है E कोस थीटा और E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। तो इसमें क्या होगा, ये एक क्या है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे क्या कर देते हैं निरस्त कर देते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक जो होते हैं ये एक दूसरे से क्या है विपरीत दिशा में है, तो ये क्या होते हैं एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, मतलब काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अक्षैतिज घटक हैं E कोस थीटा और E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, ये आपस में क्या होते हैं आपस में एक ही दिशा में होने के कारण क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये बात आपको लिख भी सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं करूँगा आज। तो क्या होगा, हाँ तो ऐसे करना है, तो पहले प्लस आवेश के कारण प्लस के लिए निकाल लो, फिर माइनस के लिए, जैसे हमने अक्षय स्थिति में करा था। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता क्या मान लो E1 मान लो E1। तो कितना है 1/4πε0 K। उसके बाद Q अपॉन, अब यहाँ है दूरी कितनी आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, उसका फिर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा इसमें से हट जाएगा। जब इसका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी E2 मान लो से, E2 बराबर 1/4πε0 K। और आपको पता है कि जब दूरी समान है और आवेश का तो हम साइन चेंज कर ही देते हैं, क्या होगा दूरी समान तो यही आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद हमें वो भी लिखना है जो हमने भी बताया है कि बिंदु P पर दो घटक कार्य करते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक और अक्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे से विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तथा अक्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। इतनी बात लिखनी है हमें। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखो, लिखो तो कैसे लिखेंगे, बिंदु P पर दो घटक कार्य करते हैं,
ऊर्ध्वाधर घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक तथा अक्षैतिज घटक, अक्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे से विपरीत दिशा में होने के कारण विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, परंतु अक्षैतिज घटक मतलब कोस थीटा वाले अक्षैतिज घटक, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होते हैं? साइन वाले। अक्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है? जो E1 cos थीटा है, E1 cos थीटा है, और क्या है? E2 cos थीटा। ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और इनमें क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे, साइन वाले। तो क्या होगा? जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, वो होगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और हमने अभी पढ़ा है E1 और E2 की वैल्यू कितनी है? ये है हमारे पास, सेम है दोनों। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा। फिर E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा। अब देखो दोनों सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 गुणा 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो कितना हो जाएगा? Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। यह आ जाएगा 2 गुणा। उसके बाद हमारे पास E की वैल्यू आई है, तो हम क्या करेंगे इससे? अब इस समीकरण को कोई समीकरण मान लो, समीकरण क्या है? फर्स्ट है। अब वही हमारे पास क्या है? जो हमारे पास ये डायग्राम है, इससे क्या करेंगे? त्रिभुज AOP में ही कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस डायग्राम से ही करेंगे। तो त्रिभुज AOP में कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा कितना आ जाएगा? आधार कितना है इसमें? आधार L है और कर्ण कितना है? ये है। तो आधार L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और ये वैल्यू कहाँ रख देंगे? हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो कैसे रखना है? समीकरण फर्स्ट में कोस थीटा का मान रखने पर, तो कोस थीटा का मान रखो, कितना आएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और 2 है तो 2 इसके साथ रखेंगे, 2Q अपॉन कितना है? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और गुणा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? L अपॉन
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर क्या दिख रहा है, 2, ऐसे लिख दो, सही से करके लिख लो इसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब Q गुणा 2L लिख सकते हैं, ऐसे ऊपर गुणा में है तो कैसे भी लिख सकते हैं। और नीचे देखो, ये तो हमारे पास एक पावर है इस पूरे की, और ये हाफ पावर, तो हाफ मतलब कितना हो गया, 3/2, 1.5 हो जाएगा ना ये, तो कितना होगा 3/2 पावर हो जाएगी इसकी, एक यह और आधी है, ठीक है। तो 1.5 हो गया, 1.5 कैसे लिखेंगे, 3 का आधा, 3/2, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, P बराबर क्या होता है, Q गुणा 2L होता है। तो E का मान क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर और 3/2, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमारा क्या करना है, अब क्या कहें, यदि R ग्रेटर देन L हो, कितना बड़ा हो L से, मतलब R इतना बड़ा है L से कि L की वैल्यू R के सापेक्ष क्या है, 0, तो E का मान क्या आ जाए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। तो P तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जब ये 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं में से, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 तो आर की पावर कितनी आ गई, 3, तो आर की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3। उसके बाद यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तो K बराबर 1, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब K की वैल्यू 1 हो तो क्या है, P/R³। तो बच्चों आपके लिए सूत्र है निरक्षीय स्थिति का, तो आपको तैयार करने हैं क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाँ तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। तो आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है उल्लेख करने के लिए, अगर आता है आपके लिए प्रूफ, तो हम उससे अगली वीडियो में आएगा हमारे जो प्रूफ होगा इसका। तो क्या होता है, ध्यान से देखना है, ये हमारे पास क्या है, कोई बंद पृष्ठ है, ये क्या है हमारे पास, कोई बंद पृष्ठ है, इसमें किसी बिंदु पर कोई आवेश प्लस Q आवेश स्थित है, और उससे R दूरी पर बिंदु क्या है, P है, और इसके जो चारों ओर का अक्षेत्र सदिश है वो है dA वेक्टर, और इसमें वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो होगी बाहर की ओर, इसके विपरीत। तो आपको क्या करना है, ओनली ये आपको प्रूफ में समझाएंगे इसे कैसे यूज करना है डायग्राम को, आप बस इतना ही करना है। अगर आपकी डेफिनेशन आती है तो आपको इतना ही लिखना है, छोटा सा डायग्राम बनाना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके डेफिनेशन परिभाषा लिखनी है। तो इसमें क्या होता है, किसी बिंदु इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। कैसे, ऐसे देखो, जैसे कि हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई होता है, फाई। तो इसे क्या लिखते हैं, Q/ε0 लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है गॉस के प्रमेय का, Q/ε0। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Q गुणा 1/ε0। तो यही लिखा है उसने कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। तो कैसे लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार किसी
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुणा 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो आपने ये देख लिया है फॉर्मूला क्या है इसका, ये है इसका फॉर्मूला होता है। और उसके बाद इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको याद रखना है वैद्युत जो फ्लक्स होता है तो फाई ई की जो वैल्यू होती है वो होती है रेखीय समाकलन ई वेक्टर और डी ए वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला ये बन सकता है रेखीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर Q/एप्सिलॉन 0। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, आपके MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं। ठीक है बच्चों।